नमस्कार। कक्षा 12 के सिलेबस की मैं पिछले वीडियो में बात कर चुका था और मैंने आपसे कहा था कि हम सबसे पहले जो आपकी रेनबो बुक है उसका डिस्कशन करेंगे। तो रेनबो के अंदर आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ लॉस्ट स्प्रिंग नाम का चैप्टर, जिसका मतलब है खोया हुआ बसंत। और इसके जो ऑथर हैं वो हैं एनी जंग, जो कि भारत के एक मशहूर लेखिका हैं। एनी जंग का एक कलेक्शन चलता है स्टोरीज ऑफ लॉस्ट चाइल्डहुड। तो स्टोरीज ऑफ लॉस्ट चाइल्डहुड के कलेक्शन में से आपके सामने दो बच्चों की कहानियाँ आपके सामने रखी गई हैं। आज मेरी कहानी का जो पहला कैरेक्टर है वो है साहिब, जो कि सीमापुरी नई दिल्ली के अंदर एक रहने वाला एक कूड़ा उठाने वाला बच्चा है, रैग पिकर है, जो कूड़ा उठाने का काम बड़ी शिद्दत से करता है और उसे खुशी भी होती है कूड़ा उठाते हुए, क्योंकि इसे पता है क्योंकि ये इसका जीवन है और आगे जाकर के भविष्य भी इसका कहीं ना कहीं कूड़े के आसपास ही मंडराता हुआ नजर आएगा। कहानी की अगर मैं बात करूं तो कहानी की शुरुआत इस तरीके से होती है कि एनी जंग है वो साहिब के साथ अक्सर सुबह साहिब के साथ इनकी मुलाकात होती है। तो एक सुबह जब वो साहिब से बात करती है तो वो साहिब से यही प्रश्न करती है कि तुम कूड़ा क्यों उठाते हो और तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। तो साहिब वहाँ पर कहता है समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी एवन 10 रुपी नोट, कि कभी कभी मेरे को 1 रुपया मिलता है और कभी कभी 10 भी। तो इस बात को जो लेखिका है वो काफ़ी जहन में अपने ध्यान से उसको उतारती है कि इस बच्चे के पास जो ये सेंटेंस कहा गया कि समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी एवन ए 10 रुपी नोट, तो इस बच्चे के पास एक उम्मीद है कुछ खोजने की। दूसरी बात जो इसमें किया जाए वो यही था कि जब लेखिका आगे के जीवन को जब ऑब्जर्व करती है साहिब के, तो वो देखती है कि गार्बेज टू देम इज गोल्ड। ये दो फ्रेजेस यहाँ पर इस्तेमाल किए कि इन बच्चों के लिए जो कूड़ा है वही सोना है, क्योंकि इन बच्चों के पास इस प्रकार की एक उम्मीद है कि वो बार बार इस कूड़े में से कभी 1 रुपया मिलेगा कभी 10 मिलेगा। तो इस तरीके की उम्मीदों के हिसाब से वो चलते रहते हैं। तो मैं बेसिक बात करता हूँ साहिब की कि साहिब का कैरेक्टर कैसा है और साहिब क्या है। तो देखिए साहिब अर्लियर स्टेज के ऊपर साहिब के कैरेक्टर को बड़ा होपफुल दिखाया जाता है, यानी साहिब बड़ा आशावादी है अर्लियर स्टेज पर, क्योंकि जैसे आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो चैप्टर के स्टार्ट में आपको यही जो मैंने पहली वाली बात लिखी समटाइम्स आई फाइंड ए रुपया एवन ए 10 रुपी नोट, कि कभी कभी मेरे को 1 रुपया मिलता है और कभी कभी 10 भी। तो साहिब एक आशावादी कैरेक्टर के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन लेटर स्टेज में बात के स्तर पर जैसे आप साहिब के कैरेक्टर को आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो यहाँ पर जो साहिब है वो आपको बिल्कुल एक सैड और एक प्रकार का होपलेस कैरेक्टर के तौर पर आपको दिखाया जाएगा। अब ये जो लेटर स्टेज में जो साहिब के कैरेक्टर में जो चेंज आते हैं वो किस वजह से आते हैं, कहानी किस प्रकार से एनी जंग ऑब्जर्व करते हैं साहिब की, तो हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो इसी तरीके से साहिब जो था कूड़ा उठाते हुए या कूड़ा उठाते जाते हुए जब मिलता है तो एनी जंग उससे सवाल करती है कि तुम कूड़ा क्यों उठाते हो, स्कूल क्यों नहीं जाते। तो शायद उनसे एक बड़ी अच्छी बात कहता है कि जब कभी भी आप एक स्कूल मेरे लिए खड़ा कर देंगे तो वो स्कूल के अंदर ज़रूर पढ़ने के लिए जाएगा। तो लेखिका उससे कह देती है बातों ही बातों में कि वो एक दिन स्कूल बनाएगी और वो उसे स्कूल में ज़रूर भेजेंगे। कुछ दिनों के बाद में जब साहिब की मुलाकात वापस लेखिका के साथ होती है तो लेखिका के सामने साहिब वही प्रश्न फिर खड़ा करता है कि मैडम क्या आपने वो स्कूल तैयार कर लिया। तो ये देख करके जो लेखिका है वो अपने आप में काफ़ी निरुत्साहित होती है और उसे एक झटका सा लगता है, क्योंकि उसने एक ऐसा वादा कर दिया था जो वो कभी ना चाहते हुए पूरा नहीं कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा किया लेखिका ने सिस्टम के ऊपर, जो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है। तो गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर उन्होंने सवाल कर दिया सीधा सा कि मुझ जैसे वादे तो आपको सीमापुरी के या इस देश के हर कोने में आपको मिलेंगे कि आपको अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, आपके पोषण, सबका आपका ख्याल रखा जाएगा। लेकिन जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल ही एक ऑपोजिट स्थितियां हैं, तो उसके ऊपर एक तरीके का व्यंग्य करती है। इसी तरीके से साहिब ने की सलाह के ऊपर जब वो विचार नहीं कर पाई तो एक दिन उसने पूछ लिया कि साहिब तुम्हारे नाम का मतलब क्या है। तो साहिब ने अपना नाम बताया वहां पर साहिब आलम। साहिब आलम का मतलब होता है यूनिवर्स ऑफ लॉर्ड। यानी
दुनिया का राजा। अब दुनिया का राजा आप शाहिब को कह सकते हैं क्योंकि फ्री था पूरी तरीके से, अपने मन मुताबिक वो काम करता था और उसे अपने काम में काफ़ी खुशी महसूस होती थी, क्योंकि कूड़ा उठाना उसके लिए कोई जिल्लत भरा काम नहीं था, वो उससे काफ़ी खुश था और एक हिसाब से वो आशावादी कैरेक्टर भी रहता है। तो शाहिब के इस नाम का मतलब जब लेखिका ने उसको बताया तो शाहिब के लिए इस नाम का मतलब समझ पाना उसकी पहुंच से काफ़ी दूर था, लेकिन थोड़ी बहुत स्थिति में ऐसा लगता था कि वो शायद एक तरीके से एज ए किड वो बिहेव करता था, क्योंकि खुला था, मौज मस्ती करता था, काम में इंटरेस्ट रखता था और जैसा मर्जी उसकी खुली लाइफ थी। तो उसी के बाद में लेटर स्टेज पर एक पार्ट और आता है जब शाहिब को लेखिका ऑब्जर्व करती है कि शाहिब था वो कहीं किसी फेंस के पास खड़ा होकर के दो बच्चों को टेनिस खेलते हुए देखता है, जिनके पास वाइट कलर के जूते होते हैं और वाइट कलर के शॉर्ट्स पहन करके वो टेनिस खेल रहे होते हैं। तो वहाँ पर साहिब से सवाल किया गया, क्या साहिब तुम्हारे को ये खेल पसंद है? तो साहिब कहता है कि मुझे खेल पसंद है। कुछ दिनों के बाद में साहिब ऐसा ही एक जूता पहन करके आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो जूता होता है साहिब का उसमें एक तरफ होल होता है, लेकिन उस होल वाले जूते से भी साहिब को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साहिब जैसे बच्चों के लिए एक पाँव का एक जूता आ जाना उनके लिए बड़ी बात होती है, क्योंकि एक सपने के सच होने जैसा होता है कि उन्होंने कभी जूते पहने हैं। लेटर स्टेज के बाद में एक कहानी इसमें और जोड़ी जाती है। एक उदीपी के अंदर एक पुजारी का बेटा रहता है जो उसके शूज की कहानियाँ आती हैं, लेकिन वो कहानी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद में साहिब का लेटर स्टेज देखते हैं। साहिब लेटर स्टेज के ऊपर एक टी स्टॉल के ऊपर काम करता है। 800 रुपये इसे पेड होते हैं। और इसमें एक बात और बताई जाती है कि जो स्टील का कनिस्टर है वो शायद को ज़्यादा भारी लगता है बनिस्पत उस कूड़े उठाने वाले थैले के बजाय। तो अब इसमें हम बात करते हैं, ये शायद का जो शुरुआती जो बचपन था, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, इनसे काफ़ी कोसों दूर, और शायद उस विकट परिस्थिति में होने के बावजूद भी शायद अर्लियर स्टेज पर एक होपफुल कैरेक्टर होता है, लेकिन जैसे आप लेटर स्टेज पर जाएंगे तो शायद सैड होता है और होपलेस हो जाता है। क्यों होता है उसका यहाँ पर रीज़न बताया गया कि शायद है लेटर स्टेज के ऊपर अब एक टी स्टॉल में काम करता है, चाय की दुकान के ऊपर, और 800 रुपये और हर वक्त का खाना उसको दिया जाता है। और वो इस 800 रुपये को लेकर के, इस भरपेट भोजन को लेकर के भी जो शायद जो पहले जितना खुश होता था या जितना आशावादी होता था वो इस बार नहीं रहा है। यहाँ पर शायद है वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा है। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि साहिब ने लेटर स्टेज पर जाकर के एक तरीके का अपनी परिस्थिति से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, और उसको जो स्ट्रगल करना चाहिए था या अपना और स्ट्रगल करते वो अपनी लाइफ को और कोई नई डायरेक्शन देता, उससे पहले ही शायद था वो 800 रुपये के अंदर सिमट जाता। तो इस तरीके से भारत में ऐसे आपको कई बच्चों की या कई लोगों की ऐसी कहानियाँ मिलेंगी जो कॉम्प्रोमाइज़ पे आकर के जो व्यक्ति है वो होपलेस हो जाता है और अपने जीवन को खो देता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके सामने 2-3 क्वेश्चन रखे जाते हैं मेनली जो इसमें पूछे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो इसमें है, पहले क्वेश्चन के तौर पर हम देखते हैं, जैसे लेटर स्टेज के पार्ट पर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, इज शाहिब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल? क्या शाहिब चाय की दुकान पर काम करते हुए खुश है? तो जैसा मैंने आपको बताया कि लेटर स्टेज के ऊपर शाहिब होपलेस और सैड कैरेक्टर है। 800 रुपये से पेड होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अब होपफुल और एक हैप्पी कैरेक्टर नहीं रहा है। तो हम इस हिसाब से कह सकते हैं कि जो शाहिब है वो चाय की दुकान पर काम करते हुए बिल्कुल भी खुश नहीं है। दूसरी अगर हम इसमें बात करें तो शाहिब है वाई डिड author seem that her advice was followed?
अबाउट स्कूल। यदि स्कूल को लेकर के लेखिका को अपनी सलाह खोखली प्रतीत क्यों होती है, तो लेखिका ने यहाँ पर जो बात कही थी कि मैंने साहिब से एक ऐसा वादा कर दिया था जो वो ना चाहते हुए भी पूरा नहीं कर सकती थी, क्योंकि स्कूल बनाना एक इजी टास्क नहीं था उसके लिए, लेकिन उसने वादा तो कर दिया था, लेकिन एक सिस्टम के ऊपर सवाल भी खड़ा किया था उसने कि मुझ जैसे वादे आपको सीमापुरी की हर एक गलियों के अंदर मिलेंगे। तो इस तरीके से एक साहिब का कैरेक्टर है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस तरीके से सीमापुरी को यहाँ पर एक फ्रेज में एक क्रिटिसिज्म के तौर पर इस्तेमाल किया गया। तो अब मैं आपको सीमापुरी के बारे में बताता हूँ क्या है ये एक तरीके का। ये 2005 की स्टोरीज कलेक्शन थी, उसके मुताबिक जो यहाँ पर आंकड़े रखे गए उसकी मैं बात करता हूँ। सीमापुरी है, ये एक दिल्ली की टेरिटरी है, या दिल्ली टेरिटरी में लोकेट है सीमापुरी। और न्यू दिल्ली जैसा कि आप जानते हैं द कैपिटल ऑफ इंडिया, और आप ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत के कैपिटल से भारत का पूरा गवर्नमेंट सिस्टम है वो काम करता है ग्रास रूट लेवल के ऊपर। लेकिन जो सीमापुरी है यहाँ पर इसको बता दिया यट माइल्स अवे, यानी कई माइल्स अवे की दूरी पर आपको बता दिया। लेकिन बेसिक बात यह है, एक तरीके का क्रिटिसिज्म है यहाँ पर सीधा सा कि सीमापुरी है वो दिल्ली के अंदर ही तो लोकेट है, लेकिन इसके बावजूद अराउंड 10,000 रैग पिकर्स यानी 10,000 कूड़ा उठाने वाले लोगों का परिवार, अकॉर्डिंग टू ये जो आपके आंकड़े हैं उसके अनुसार 10,000 जो रैग पिकर्स हैं वो सीमापुरी के अंदर ही निवास करते हैं। तो यहाँ पर ये एक आपसे व्यंग्यात्मक या एक क्रिटिसिज्म वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सीमापुरी है वो माइल्स अवे क्यों है दिल्ली से, तो आप इसमें बताएंगे कि इंडिया के जो कैपिटल है दिल्ली उसी का एक पार्ट है सीमापुरी, और सीमापुरी के अंदर 10,000 रैग पिकर्स जो साहिब जैसा जीवन जीते हैं, ना पर्याप्त शिक्षा है, ना खाने को है, ना अच्छे घर है, और एक स्लम एरिया के अंदर ये रहते हैं। एक तरीके का स्लम क्लस्टर है न्यू दिल्ली के अंदर सीमापुरी, जहाँ पर इस तरीके से काफ़ी हज़ारों की संख्या के अंदर लोग रह रहे हैं। तो ये एक तरीके से इंडिया के सिस्टम को डिफाइन करता है यहाँ पर कि भारत जैसे हम दावा करते हैं कि आपको दिखा दिया ताजमहल का सीन दिखा दिया, रेड फोर्ट दिखा दिया, और उसमें हम कहेंगे कि वी आर ए डेवलपिंग नेशन और हम एक डेवलप्ड कंट्री की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन एक्चुअल जो ग्रास रूट लेवल की जो स्थितियाँ हैं वो ठीक नाक के नीचे दिल्ली के अंदर ही सीमापुरी जैसा एक तरीके का आपको जगह देखने को मिलती है, जिसका कंपैरिजन अगर नरक से किया जाए तो वो भी कम है। तो यहाँ पर इसमें एक क्वेश्चन आपके सामने और बन जाएगा कि सीमापुरी जो है एक फ्रेज के तौर पर आपसे पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन कि वो काफ़ी दूर क्यों है। दूसरी बात करते हैं इसके अंदर लिविंग कंडीशन, सीमापुरी का लिविंग कंडीशन कैसा है, यानी रहने के हालात अगर मैं बात करूँ तो बद से बदतर है। गंदी नालियाँ, कहीं पर कीचड़ भरा हुआ है, चारों तरफ कूड़े के ढेर ही ढेर हैं, बदबूदार गलियारे हैं। इन सारे ऐसे माहौल के अंदर 10,000 लोग हैं वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो जैसा मैंने आपसे अभी कहा कि साहिब का जो कैरेक्टर है वो एक शुरुआती तौर पर आशावादी कैरेक्टर रहा है, लेकिन बाद में वो एक निराशावादी कैरेक्टर होता है, क्योंकि वो अपने जीवन से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है एक स्टेज पर जाकर के, और एक स्टेज के ऊपर जाकर के वो जब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता अपनी लाइफ से, तो उस लाइफ में सिवाय 800 रुपये और खाने के अलावा उसके जीवन में कुछ नहीं बचा है। क्योंकि जैसे वो शुरू में कहता था कि समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी एंड एवन ए 10 रुपी नोट, वो अब उसके जीवन में नहीं रहा है। तो ध्यान दें इस बात के ऊपर कि आप कभी भी जीवन के अंदर समझौता नहीं करें, थोड़ा स्ट्रगल और ऑप्टिमिस्टिक आप अपने आप को बनाए रखें, तभी आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। इसके बाद में मैं बात करूंगा मुकेश के कैरेक्टर की, जिसका दूसरा कैरेक्टर है। नेक्स्ट वीडियो में हम मुकेश के ऊपर बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।